मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 8 के बच्चे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे अध्याय 3 का भारत में ब्रिटिश प्रशासन का विकास। क्या पढ़ेंगे? भारत में ब्रिटिश प्रशासन का विकास। आप लोग जानते होंगे कि प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में हुआ था। इन दोनों युद्धों का परिणाम ये हुआ कि बंगाल और बिहार पर अंग्रेजों का शासन हो गया, अर्थात बंगाल और बिहार पर पूर्ण रूप से अंग्रेज काबिज हो गए, अर्थात बंगाल और बिहार उनके नियंत्रण में आ गया। अब यहाँ एक आप लोग देखेंगे कि सन 1770 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल पड़ गया था। बंगाल में भीषण अकाल पड़ गया था, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी लोग थे तब भी प्रजा से कर वसूल करके अपने जेब को भरने लगे और जाकर इंग्लैंड में आलीशान से रहने लगे। इस प्रकार देखा जाए तो प्रजा जो है पीड़ित होने लगी, क्योंकि अकाल पड़ने से उनका जैसे खेती से फसल भी नहीं हो पाई थी और उस पर लगान बढ़ता जा रहा था। अर्थात अधिकारी लोग विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत भी कर रहे थे, जिन्हें नवाब कहा गया। कंपनी के युद्धों के लिए भारी धन की आवश्यकता भी पड़ी थी और कंपनी कर्ज में डूब रही थी, और जिससे ब्रिटिश संसद में से कंपनी ने 10 लाख पाउंड ऋण देने की प्रार्थना की, जिससे ब्रिटिश संसद सख्ते में आ गई। कंपनी की स्थिति को देखते हुए ब्रिटिश सरकार में अनेक रेगुलेशन नियम पारित किए गए। इसकी प्रक्रिया को रेगुलेटिंग एक्ट अर्थात 1773 से प्रारंभ हुई, जिसे कंपनी का अस्थायित्व समाप्त हो गया और भारत में सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब आता है आपका अगला टॉपिक, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये आपका टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो ब्रिटिश सरकार ने बनाई उसकी कई धाराएं थी। पहली धारा क्या थी? कंपनी राजनैतिक, व्यापारिक, रक्षा, सिविल, राजस्व आदि मामले की यथास्थिति में ब्रिटिश संसद के सामने रखा गया। अर्थात चाहे राजनीतिक मामला हो, चाहे सिविल का मामला हो, चाहे राजस्व का मामला हो, उस यथास्थिति को ब्रिटिश संसद में वैसे ही रखना है, अर्थात उनको बताना है। दूसरा क्या था? कंपनी के संचालकों का कार्यकाल 4 वर्ष का हो गया। 4 वर्ष के बाद एक चौथाई भाग कंपनी के कर्मचारी थे या अधिकारी थे, वे अवकाश ग्रहण करने लगे और 1/4 भाग उसमें फिर रखा जाने लगा। तीसरा बात क्या हुई कि बंगाल का गवर्नर, जो भारत के सभी अंग्रेज शासित वाले क्षेत्र का गवर्नर जनरल हो गया। जो बंगाल का गवर्नर था और जो बंगाल के अलावा अन्य जो भारत में अंग्रेजों के अधीन जो क्षेत्र थे, उनका भी वो जनरल गवर्नर बन गया। इसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए जाने लगे, अर्थात अगर व्यापार किसी को करना होता था तो उसके लिए सरकार से एक लाइसेंस बनवाना पड़ता था। अब आता है चौथा धारा में क्या है? कंपनी का कोई भी कर्मचारी सरकार के सरकार के अनुसार उस गतिविधियों में भाग ले सकता है, और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी को इंग्लैंड पहुंचकर अपनी आय और व्यय का ब्यौरा देना पड़ता था।
पांचवा क्या है, कंपनी के प्रत्येक अधिकारी जो भी यहाँ कंपनी के आय से जो भी कमाते थे, उन आय को वहाँ पर पूरे विस्तार के साथ इंग्लैंड में उसका ब्यौरा दिया जाता था और उस ब्यौरे के अनुसार अगर जो भी त्रुटियां होती थी तो उनको वहाँ से निलंबित कर दिया जाता था। छठवां क्या है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक समिति गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य थे और वे 4 सदस्य उस गवर्नर जनरल का सहयोग करते थे और इन 4 सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का था। 5 वर्ष के बाद फिर गवर्नर जनरल के जो सहयोगी सदस्य होते थे उनकी नियुक्ति की जाती थी। अगला आपका टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, अर्थात ब्रिटिश संसद ने इंग्लैंड के नियंत्रण के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जिससे कंपनी की रक्षा, सिविल, राजस्व के मामलों पर नियंत्रण करती थी। यानी इस मामलों को वह देख रेख करती थी और उन सबको इस एक्ट में रखा गया। पिट्स इंडिया एक्ट जिसे हम क्या कहते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। और गवर्नर जनरल को भारत स्थित ब्रिटिश सेना का कमांडर इन चीफ बना दिया गया। अब आता है एक्ट का महत्व। इस एक्ट का क्या महत्व है, ये जो पिट्स इंडिया एक्ट बना था इसका क्या महत्व है, तो हमारा अगला टॉपिक है एक्ट का महत्व। भारत के संवैधानिक इतिहास में पिट्स इंडिया एक्ट एक मील की पत्थर साबित हुई। क्या हुई, एक मील की पत्थर साबित हुई। इसने इंग्लैंड में दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को लागू किया। कैसा व्यवस्था था कि ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी और संपत्ति पर अपनी कंपनी और उसके संपत्ति पर अपना सर्वोच्च दावा पेश किया और पिट्स इंडिया एक्ट 1858 तक लागू रहा। इसके बाद भारत प्रशासन ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया। यानी ये पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 से 1858 तक रहा, इसके बाद भारत का सीधे कमांड ब्रिटिश के जो महारानी विक्टोरिया थी उसके हाथ में चला गया। अब आपका अगला टॉपिक है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट क्या है, चार्टर एक्ट के अंतर्गत 4 टॉपिक रखे गए हैं। पहला है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, दूसरा है 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, तीसरा है 1833 का चार्टर एक्ट और चौथा है 1853 का चार्टर एक्ट। पहले आप 1793 का चार्टर एक्ट देखें। 1793 का चार्टर एक्ट। का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या वर्णित किया गया था, क्या वर्णन था, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में प्रिंसिपी काउंसिल के 2 सदस्य बाहर से नियुक्त किए जाते थे। जो काउंसिल बनाई गई थी उसमें 2 सदस्य बाहर से नियुक्त किए जाएंगे और मद्रास, जिसे चेन्नई कहा जाता है, मुंबई जो पहले बम्बई नाम से प्रसिद्ध थी, उस मुंबई के गवर्नरों के ऊपर गवर्नर जनरल का नियंत्रण होता रहेगा। अब इसके बाद दूसरा क्या है, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813
1813 का चार्टर एक्ट। अठारह सौ तेरह का चार्टर एक्ट में क्या वर्णन किया गया है? यानी ऐसी व्यवस्था 1813 के चार्टर एक्ट में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कंपनी प्रत्येक वर्ष शिक्षा में 1 लाख रुपए खर्च करेगी, राजस्व इकट्ठा करेगी और भारत पर शासन व्यवस्था को स्थापित करेगी और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कमांड के में हस्तांतरित हो जाएगी। अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन काम करेगी। अब आता है तीसरा 1833 का चार्टर एक्ट। अठारह सौ 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 में जो चार्टर एक्ट बना उसमें भारत में कंपनी चाय के व्यापारिक अधिकारियों या पर एकाधिकार से वंचित कर दिया गया। अर्थात जो व्यापारी थे जो अपने कंपनी स्थापित किए थे उन कंपनी से उनका एकाधिकार अर्थात उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्रिटिश सरकार के अनुसार शासन करने लगी। यानी चाय के व्यापारिकों को उनका एकाधिकार समाप्त करके ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं भारत पे अपने सरकार के अनुसार शासन करने लगी। अब आता है 1853 का चार्टर एक्ट। अठारह सौ 1853 का चार्टर एक्ट। के चार्टर एक्ट में ये बताया गया था कि कानून बनाने के उद्देश्य से गवर्नर जनरल को काउंसिल में सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 18 कर दी गई। जो गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर होता था गवर्नर जनरल वो अगर काउंसिल में वो भारत में जो भी अधिकार क्षेत्र में जो भी चीज़ें आती थी उनकी मदद के लिए एक काउंसिल थी। उस काउंसिल में जो 12 सदस्य होते थे उन सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 18 कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए यह एक मीटिंग आयोजित की जाने लगी जिससे फोरम की शक्ति की कमी आने लगी। इस प्रकार आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों तो भारत में ब्रिटिश प्रशासन का विकास धीरे धीरे हो गया। तो हम आशा यही करते हैं कि आप लोगों को भारत में ब्रिटिश प्रशासन के विकास के जो इतने एक्ट बताए हैं इन एक्टों को आप समझ लिए होंगे। अब अगले टॉपिक की व्याख्या या वर्णन उसको अगले वीडियो में बनाएंगे या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।